नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की गहराई में उतरेंगे जिसने कह सकते हैं देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। महान मुगल साम्राज्य का पतन। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शान और शौकत की कहानियां मतलब पूरी दुनिया में मशहूर थीं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर 18वीं सदी शुरू होते होते ये विशाल ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। बादशाह सिर्फ नाम के रह गए, ताकत अमीरों और सूबेदारों के हाथ में चली गई और आखिर में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कैसे कैसे एक इतना मजबूत साम्राज्य कुछ ही दशकों में सिमटकर एक विदेशी ताकत का पेंशन भोगी बनकर रह गया? आज हम इसी प्रक्रिया को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और इस पड़ताल में हमारी मदद करेंगी बिपिन चंद्रा की मशहूर किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के कुछ अहम हिस्से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1707 से। औरंगजेब के मौत से। जब औरंगजेब की मौत हुई, उनके लंबे शासन ने साम्राज्य की नींव में दरारें तो डाल दी थीं, लेकिन उस वक्त भी मुगल प्रशासन काफी कुशल माना जाता था और सेना भी बहुत मजबूत थी। जी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी उनकी मौत के साथ ही तख्त के लिए खूनी जंग छिड़ गई। जी, औरंगजेब के तीनों बेटों के बीच हुई इस जंग में जीत हुई 65 साल के बहादुर शाह की। वो एक कह सकते हैं पढ़े लिखे और समझदार शासक थे। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब की कुछ कट्टर नीतियों को पलटने की कोशिश की। एक तरह से सुलह और समझौते का रास्ता अपनाया। अच्छा। मिसाल के तौर पर उनके दौर में किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया। तो वो एक तरह से हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। मतलब औरंगजेब के दौर में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की कोशिश। बिल्कुल, कोशिश तो यही थी, लेकिन उनकी नीतियां अक्सर आप कह सकती हैं आधी अधूरी रह जाती थी। जैसे उन्होंने राजपूत राजाओं को उनके राज्य तो लौटा दिए, लेकिन जब राजपूतों ने मालवा और गुजरात जैसे बड़े सूबों की सूबेदारी मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह मराठों के साथ भी उनकी नीति ढुलमुल थी। उन्होंने दक्कन की सरदेशमुखी का अधिकार तो दे दिया, लेकिन चौथ का नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि न तो राजपूत पूरी तरह खुश हुए, न मराठा सरदार। मतलब वो जख्मों पर मरहम तो लगा रहे थे, लेकिन उन्हें जड़ से ठीक नहीं कर पा रहे थे। सही पकड़ा आपने। वो सबको खुश करना चाहते थे, लेकिन किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि असली भूचाल तो उनकी मौत के बाद आया होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। 1712 में बहादुर शाह की मौत के बाद जो हुआ, उसने खेल के नियम ही बदल दिए। कैसे? देखिए, पहले तख्त के लिए सिर्फ शहजादे लड़ते थे और अमीर यानी जो नोबल्स थे वो किसी एक का साथ चुनते थे। लेकिन अब महत्वाकांक्षी अमीर खुद सत्ता के खिलाड़ी बन गए। अच्छा। वो शहजादों को महज कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगे। अब लड़ाई सिर्फ तख्त के लिए नहीं, बल्कि तख्त के पीछे की असली ताकत बनने के लिए थी। तो मतलब सत्ता का केंद्र बादशाह के महल से निकलकर अमीरों की हवेलियों में पहुंच गया। जी। इसका पहला बड़ा उदाहरण कौन था? इसका पहला बड़ा उदाहरण था जुल्फिकार खान, जो उस दौर का सबसे ताकतवर अमीर था। उसने जहांदार शाह नाम के एक बेहद कमजोर और कह सकते हैं विलासी शहजादे को बादशाह बनाया। असली हुकूमत जुल्फिकार खान ही चला रहा था। उसने औरंगजेब की नीतियों को तेजी से पलटा, नफरत फैलाने वाला जजिया कर खत्म कर दिया। राजपूत राजाओं जैसे आमेर के जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह से दोस्ती थी। उन्हें बड़े बड़े पद दिए। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। वो साम्राज्य को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या इसमें कोई पेंच था? पेंच था और बहुत बड़ा था। खजाना भरने के लिए जुल्फिकार खान ने एक बहुत बुरी प्रथा को बढ़ावा दिया, जिसे इजारा या राजस्व खेती कहते हैं। इजारा? जी, इसमें सरकार लगान वसूलने का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बिचौलियों को दे देती थी। ये बिचौलिए फिर किसानों से मनमाना पैसा वसूलते थे ताकि अपना मुनाफा निकाल सकें। अरे बाप रे, ये तो टैक्स कलेक्शन को आउटसोर्स करने जैसा था, वो भी बिना किसी नियम कानून के। बिल्कुल। इसका मतलब तो किसानों पर जुल्म की इंतहा हो गई होगी। और क्या इससे केंद्र सरकार का किसानों पर से सीधा कंट्रोल भी खत्म नहीं हो गया? बिल्कुल। ये एक शॉर्टकट था जिसे खजाना तो भरता था, लेकिन लंबे समय में ये कृषि और साम्राज्य दोनों के लिए घातक साबित हुआ। इससे किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। लेकिन जुल्फिकार खान और जहांदार शाह का ये दौर ज्यादा लंबा चला नहीं। जल्द ही मैदान में दो नए और बेहद ताकतवर खिलाड़ी आ गए, मशहूर सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। जी। हाँ, इनका नाम तो इतिहास में किंग मेकर्स यानी राजा बनाने वाले के तौर पे दर्ज है।
तो इन्होंने आकर क्या किया? दोनों ने जुल्फिकार खान को हराकर उसके कठपुतली बादशाह जहांदार शाह को मरवा दिया और फर्रुखसियर नाम के एक दूसरे शहजादे को गद्दी पर बिठाया। बदले में एक भाई वजीर बना और दूसरा मीर बख्शी यानी सेना का प्रमुख। अच्छा। उनका मकसद साफ था, बादशाह सिर्फ एक चेहरा होगा, असली ताकत उनके हाथ में रहेगी। उन्होंने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जजिया और तीर्थयात्री कर को पूरी तरह खत्म किया और राजपूतों, मराठों और जाटों से गठबंधन करके साम्राज्य को बचाने की एक गंभीर कोशिश की। लेकिन उनका बादशाह फर्रुखसियर, क्या वो इस बात के लिए तैयार था कि वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। फर्रुखसियर खुद एक कायर और अविश्वसनीय इंसान था, लेकिन वो सैयद बंधुओं को खुली छूट देने के लिए तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अगले कई सालों तक बादशाह और उसके वजीर के बीच एक अजीब सी खींचतान चलती रही। तो दरबार साजिशों का अड्डा बन गया होगा। बिल्कुल, और प्रशासन पूरी तरह ठप हो गया। तो फिर इस गतिरोध का अंत कैसे हुआ? अंत बहुत नाटकीय और कह सकते हैं क्रूर तरीके से हुआ। 1719 में सैयद बंधुओं का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने मराठा सैनिकों की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटाया, उसे अंधा किया और फिर मरवा ही दिया। एक मिनट, मतलब जिन्हें राजा बनाने वाले कहा जाता था वे अब राजा मिटाने वाले बन गए। जी हाँ। ये तो सत्ता के संतुलन में एक बहुत बड़ा और भयानक बदलाव था। ये तो साफ संकेत था कि अब बादशाह की जान की भी कोई कीमत नहीं अगर वो असली ताकत के रास्ते में आता है। जी। ये मुगल सत्ता के पतन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसके बाद सैयद बंधुओं का दबदबा भी ज्यादा दिन नहीं चला। अच्छा। 1720 में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में दूसरे तुर्की अमीरों ने उनके खिलाफ साजिश रची। इन अमीरों को सैयद बंधुओं की बढ़ती ताकत और राजपूतों, मराठों से उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने बादशाह मोहम्मद शाह को भी अपनी तरफ मिला लिया और धोखे से एक भाई की हत्या कर दी और दूसरे को जंग में हरा दिया। इस तरह किंग मेकर्स का अध्याय समाप्त हुआ। इस सारी उथल-पुथल के बाद मोहम्मद शाह को एक लंबा शासनकाल मिला, करीब 30 साल, 1719 से 1748 तक। जी। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। क्या ये सच है? क्या उस वक्त भी साम्राज्य को बचाया जा सकता था? हाँ, ये मौका जरूर था। उस समय तक मुगल प्रतिष्ठा अभी भी काफी हद तक बनी हुई थी। सेना, खासकर तोपखाना, अभी भी मजबूत था और प्रशासन का ढांचा पूरी तरह से टूटा नहीं था। तो एक काबिल बादशाह होता तो शायद हालात संभाल लेता। जी, अगर एक काबिल और दूरदर्शी बादशाह होता तो शायद वो हालात को संभाल सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मौका गवा दिया गया। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह खुद बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसे इतिहास में रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। रंगीला? हाँ जी, वो एक कमजोर और विलासी शासक था जिसे राजकाज से ज्यादा शायरी, संगीत और ऐशो आराम में दिलचस्पी थी। निजाम उल मुल्क जैसे सबसे काबिल अमीर ने 1722 में वजीर बनकर प्रशासन को सुधारने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वो बादशाह की हरकतों और दरबारी गुटबाजी से इतना तंग आ गया कि उसने दिल्ली छोड़ दी। और बिपिन चंद्रा इस घटना को एक बहुत ही खास तरीके से देखते हैं, है ना? जी, वो लिखते हैं कि निजाम उल मुल्क का दिल्ली छोड़ना महज एक अमीर का जाना नहीं था, बल्कि ये साम्राज्य से वफादारी और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। वफादारी और सद्गुण का पलायन। मतलब ये सिर्फ एक आदमी का दिल्ली छोड़ना नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब निजाम उल मुल्क जैसे काबिल और वफादार लोगों ने भी सिस्टम पर उम्मीद छोड़ दी थी। बिल्कुल। जब आपके सबसे अच्छे लोग ही सिस्टम छोड़कर अपना अलग रास्ता बनाने लगे, तो ये तो साम्राज्य के नैतिक पतन का सबसे बड़ा सबूत है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। निजामुल मुल्क दक्षिण चला गया और वहां उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, जो कहने को तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, पर असल में पूरी तरह आजाद था। और बस यहीं से टूटन शुरू हो गई। जी, यहीं से साम्राज्य के बिखरने की असल शुरुआत हो गई। उसे देखकर बंगाल, अवध और पंजाब जैसे दूसरे सूबों के सूबेदारों ने भी ऐसा ही किया। वे दिल्ली के बादशाह को सिर्फ नाम का सम्मान देते थे, लेकिन अपने सूबों के असल राजा वो खुद थे। तो साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। हर कोई अपना अपना छोटा राज्य बना रहा था। ये कैसे घर जैसा लग रहा है जिसकी दीवारें दरक रही हैं और बस एक धक्के का इंतजार है। हाँ। और मुझे लगता है कि वो धक्का बाहर से आया, बहुत जोर से। जी, और वो धक्का था 1738-39 में ईरान के शासक नादिर शाह का हमला। नादिर शाह। और नादिर शाह को भारत के बेहिसाब धन के बारे में पता था और उसे अपनी सेना को बनाए रखने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। उसे ये भी पता था कि मुगल साम्राज्य अब अंदर से कितना कमजोर हो चुका है।
सालों से उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और जब वो आया तो दिल्ली के दरबार में बैठे अमीर क्या कर रहे थे? वही जो वो हमेशा करते थे, आपस में लड़ रहे थे। जब नादिर शाह लाहौर तक पहुंच गया तब दिल्ली में हड़बड़ी मची, लेकिन गुटों में बटे हुए अमीर एक होकर दुश्मन का सामना करने की रणनीति भी नहीं बना सके। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि करनाल की लड़ाई में एक विशाल मुगल सेना एक छोटी सी ईरानी सेना से शर्मनाक तरीके से हार गई। और उसके बाद जो दिल्ली में हुआ वो तो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। जी। वो कितना भयानक था। शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली में डेरा डाला। जब अफवाहों की वजह से उसके कुछ सैनिकों की हत्या कर दी गई तो उसने बदले में दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। हजारों बेगुनाह लोगों को मार डाला गया। इसके बाद उसने शाही खजाने और अमीरों की दौलत को लूटा। अंदाजा है कि उसने लगभग 70 करोड़ रुपए की लूट की। 70 करोड़ रुपए उस जमाने में? जी, उस जमाने में। ये तो आज के हिसाब से खरबों में होगा। यकीनन। ये इतनी बड़ी रकम थी कि नादिर शाह ने वापस जाकर अपने देश ईरान में 3 साल तक कोई टैक्सी नहीं लगाया। और वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं ले गया। और क्या ले गया? वो अपने साथ 2 सबसे कीमती चीजें भी ले गया, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का बनवाया हुआ बेशकीमती मयूर सिंहासन। जी, तख्ते ताउस। तो ये सिर्फ एक हार या एक लूट नहीं थी, ये तो साम्राज्य की आत्मा को छीन लेने जैसा था। बिल्कुल। इस हमले ने मुगल साम्राज्य पर क्या असर डाला? इसने मुगल साम्राज्य की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, उसकी आर्थिक कमर पूरी तरह तोड़ दी और उसकी छिपी हुई कमजोरी को मराठों और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के सामने नंगा कर दिया। अब सबको पता चल गया था कि दिल्ली का बादशाह कितना बेबस है। और नादिर शाह ने जो दरवाजा खोला था वो बंद नहीं हुआ। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी तो आया। हाँ, नादिर शाह का ही एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली, जो बाद में अफगानिस्तान का शासक बना। उसने 1748 से 1767 के बीच उत्तर भारत पर बार बार हमले किए और दिल्ली और मथुरा तक को लूटा। 1761 में उसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को एक जबरदस्त शिकस्त दी। इन बाहरी हमलों और अंदरूनी झगड़ों ने साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो 1761 तक क्या बचा था साम्राज्य का? 1761 तक मुगल साम्राज्य असल में सिर्फ दिल्ली का राज्य बनकर रह गया था। शाह आलम द्वितीय जैसे बाद के बादशाह तो अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे, जो सिर्फ एक राजनीतिक मुखौटे की तरह 1857 तक मौजूद रहे। ठीक है, तो हमने घटनाओं का पूरा सिलसिला देख लिया। कैसे एक के बाद एक बादशाह आए और गए, कैसे अमीर ताकतवर हुए और कैसे बाहरी हमलों ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जी। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, क्यों? इस सब के पीछे की गहरी वजह क्या थी? क्या ये सब सिर्फ औरंगजेब की गलती थी, जैसा कि कई लोग मानते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ औरंगजेब की गलती नहीं थी। लेकिन स्रोत के अनुसार पतन की प्रक्रिया की शुरुआत वहीं से हुई। अच्छा। उसकी विस्तारवादी नीतियां, खासकर दक्कन में 25 साल तक चला लंबा और खर्चीला अभियान, और उसकी कुछ धार्मिक कट्टर नीतियों ने साम्राज्य में ऐसी दरारें पैदा कर दी थीं जिन्हें बाद में भरना नामुमकिन हो गया। दक्कन में उलझे रहने की वजह से उत्तरी भारत में प्रशासन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तो औरंगजेब ने वो दरारें पैदा की जिन्हें उसके बाद आने वाले लोग भर नहीं पाए। तो फिर उसके उत्तराधिकारियों और अमीरों की क्या भूमिका थी? दोनों में ही थी। बहादुर शाह के बाद के ज्यादातर बादशाह कमजोर, विलासी और नाकाबिल थे, लेकिन उनसे भी बड़ी समस्या थी अमीरों का नैतिक पतन। नैतिक पतन? जी। बिपिन चंद्रा एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि 18वीं सदी के अमीरों में काबिलियत की कमी नहीं थी, वे पढ़े लिखे और कुशल प्रशासक थे। कमी थी सार्वजनिक सद्गुण की। सार्वजनिक सद्गुण की कमी, लैक ऑफ पब्लिक वर्च्यू। हाँ, ये बहुत सटीक बात है। मतलब वो टैलेंटेड थे, लेकिन उनका टैलेंट देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल हो रहा था। वो साम्राज्य को बचाने के बजाय उसके टुकड़ों पर कब्जा करने में लगे थे। बिल्कुल, वे बेहद स्वार्थी हो गए थे। उन्होंने सत्ता, प्रतिष्ठा और आय बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की और साम्राज्य को कमजोर किया। और इस स्वार्थ के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण भी था, जिसे इतिहासकार जागीरदारी संकट कहते हैं। हाँ, ये बहुत बार सुनने में आता है। ये जागीरदारी संकट असल में था क्या? आसान शब्दों में अमीरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली जमीन यानी जागीरें सीमित थीं। तो एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई थी। जी बिल्कुल। हर अमीर ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद जागीर चाहता था,
इस होड़ में उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया, शाही जमीन पर कब्जा करने लगे और अपने सैन्य दस्तों को भी छोटा कर दिया ताकि पैसा बचा सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ किसान बर्बाद हो रहे थे, जिससे कृषि ठप हो गई, हाँ, और दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार का खजाना खाली हो रहा था और साम्राज्य की सैन्य ताकत भी कमजोर हो रही थी। ये तो हर तरफ से एक दुष्चक्र था। जी। और जब आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा चरमरा रहा हो तो सेना पर उसका असर पड़ना लाजमी था। सेना, जो किसी भी साम्राज्य की रीढ़ होती है, अनुशासनहीन और धनहीन हो गई। सैनिकों को महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वे अक्सर बगावत कर देते थे। कई काबिल कमांडर और सैनिक तो उत्तराधिकार की लड़ाइयों में ही मारे जा चुके थे। तो ये सेना किसी की रक्षा नहीं कर सकती थी। ये कमजोर सेना न तो नादिर शाह जैसे बाहरी दुश्मनों से साम्राज्य की रक्षा कर सकती थी और न ही अंदर के बागी सूबेदारों को काबू में रख सकती थी। और इन सब वजहों के बीच स्रोत एक और बहुत गहरी वजह की तरफ इशारा करता है, राष्ट्रीय भावना का अभाव। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये वाकई एक बहुत ही आकर्षक बिंदु है। उस समय के भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी। लोगों की वफादारी किसी व्यक्ति, जनजाति, जाति या धर्म के प्रति थी, भारत नाम के एक राष्ट्र के प्रति नहीं। अच्छा। एक आम किसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिल्ली में कौन राज कर रहा है, मुगल या मराठा। जमींदार हमेशा केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने को तैयार रहते थे। और जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे मराठे या राजपूत, यहाँ तक कि मराठे, राजपूत या जाट जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, वे भी किसी एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाहते थे। वे सब सिर्फ अपने क्षेत्रीय या व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने में लगे थे। तो हमारे पास एक ऐसा ढांचा है जो अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। कमजोर बादशाह, स्वार्थी अमीर, दिवालिया अर्थव्यवस्था, एक बेदम सेना और कोई यूनिफाइंग नेशनल आइडिया भी नहीं। जी। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म है। और इसी तूफान के बीच एक बिल्कुल नई तरह की ताकत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अंग्रेजों का आगमन। ये अंतिम और निर्णायक कारक था। मुगल साम्राज्य को अंतिम झटका नादिर शाह और अब्दाली ने दिया, लेकिन असली खेल तब बदला जब यूरोप से एक नई शक्ति आई जो बेहतर आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान और तकनीक से लैस थी। और भारतीय शक्तियां इसके लिए तैयार नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। भारतीय शक्तियां, चाहे वो मुगल हों या मराठे, सब उसी पुरानी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा थे और उन्हीं कमजोरियों से जूझ रहे थे। वे उस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें, तो मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति की गलती का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंदर ही अंदर सड़ने की एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें कमजोर शासक, स्वार्थी अमीर, गहराता आर्थिक संकट और सैन्य पतन, इन सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। सही। नादिर शाह और अब्दाली जैसे बाहरी आक्रमणों ने बस इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी असली ताकत खोने के दशकों बाद तक भी मुगल बादशाह का नाम भारत की राजनीतिक एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। इस पतन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि इसकी विरासत एक विदेशी शक्ति के हाथ लगी, जिससे भारत में उपनिवेशवाद का एक लंबा और दर्दनाक दौर शुरू हुआ। जी। लेकिन स्रोत एक बहुत ही प्रोवोकेटिव बात कहता है कि इस बुराई से कुछ अच्छा होना भी तय था। अच्छा। इस पतन ने भारतीय समाज के सदियों के ठहराव को तोड़ा और परिवर्तन की वो नई ताकतें उभरी जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। ये गहरा सवाल खड़ा करता है, क्या किसी पुरानी जर्जर हो चुकी व्यवस्था के पतन के बिना कोई मौलिक परिवर्तनकारी बदलाव हो सकता है, भले ही वो पतन कितना भी दर्दनाक क्यों न हो और बाहरी ताकतों द्वारा ही क्यों न लाया गया।